हेलो क्लास 11th। तो आज हम लोग का चैप्टर 2 होगा। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और तो आज हम लोग का चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चलिए तो शुरू करते हैं फिर। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कुछ भी लिखा हुआ है स्लाइड्स पे वो ज़रूर नोट करें, ठीक है। नोटबुक पे ज़रूर नोट करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन मैं भेजूंगा उसको बनाने में आपको हेल्प होगी। हेल्प इन द सेंस आप तभी बना पाएंगे जब या तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और या फिर इसको अच्छे से नोट करें, या फिर दोनों करें तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग का पहला पॉइंट है एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाई ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाई ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स ह्यूमंस जिनको हम लोग, जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस को भी ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग इन द सेंस में ये एनिमल्स में ही इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स अगर मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं हर टाइप के एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल्स से लेते हैं इन द सेंस एनिमल्स को खाते हैं, या फिर एनिमल्स से लेते हैं। जैसे हम लोग गाय का दूध पीते हैं, है ना, बफेलो का दूध पीते हैं, तो ये हम लोग एनिमल से ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, या फिर प्लांट्स से लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, एनिमल्स का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये एनिमल्स इस तरह एनिमल्स अपना जो फूड इस तरह लेते हैं। और प्लांट्स में क्या होता, जो चैप्टर 1 था जब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, प्लांट्स में क्या था, प्लांट्स में था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। थर्ड टाइप के जो प्लांट होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट हुए, ठीक है, उन लोग को खाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एनिमल्स में और प्लांट्स में, ठीक है। तो दूसरा हम लोग का पॉइंट क्या है, फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये एनिमल्स के लिए, प्लांट दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यही रिक्वायरमेंट होती है फूड के लिए। फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसीलिए होती है ग्रोथ के लिए। प्लांट्स को भी ग्रो करना होता है, एनिमल्स को भी ग्रो करते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं, उनका हर चीज़ जो टिश्यूज़ ग्रो करते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप करते हैं। और जैसे कोई दिक्कत होती है तो उनके रिपेयर के लिए, अब जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रिपेयर, तो रिपेयर जैसे कोई हम लोग को जैसे चोट लगती है, चोट लग गई या किसी कोई बीमारी हो गई, तो उसको ठीक करने के लिए अंदर हम लोग को इम्यूनिटी होती है, तो उस तरह उसको ठीक करते हैं। तो उसको उस वर्ड के लिए हम लोग रिपेयर यूज़ करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की फंक्शन के लिए अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग की बॉडी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसलिए यही होती है फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी का प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, जिस तरह जो गाड़ी होती है उसको प्रॉपर फंक्शन के लिए उसको कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, और जो उसके कूलेंट्स होते हैं उसका रिक्वायरमेंट हुआ, ग्रीस का रिक्वायरमेंट हुआ। तो ये जो मशीन होती है उनकी फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग के एनिमल्स और प्लांट्स के लिए क्या फूड रिक्वायरमेंट होता है, फूड हुआ, वाटर हुआ, ठीक है। फूड से हम लोग के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जो कि मैं आपके आगे बताऊँगा। तो इसीलिए ये फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप ये याद रखिए, सारे स्टूडेंट ये याद रखें कि जो कुछ भी स्लाइड्स पे लिखा हुआ है, जिस तरह लिखा हुआ है वो ज़रूर नोट करें, ठीक है। यही जैसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, डिफाइन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, सिंपली क्वेश्चन हो गया, डिफाइन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लेकिन मैं क्वेश्चन की जगह पे मैं आपको जैसे हेडिंग्स की तरह बता रहा हूँ, जिससे अच्छी ज़्यादा समझ में है ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जैसे इसी तरह लिख देना है न्यूट्रिशन एनिमल्स, और फिर समझ के जो मैं जैसे समझा रहा हूँ, जैसे मैं जो फर्स्ट पॉइंट समझाया तो उसको लिख लिया, पहले समझ लिया, फिर वीडियो को पॉज किया और फिर ये पॉइंट लिख लिया। फिर मैंने दूसरे पॉइंट को समझाऊंगा तो दूसरे पॉइंट को समझा पहले और फिर लिख लिया। थर्ड पॉइंट को समझाऊंगा, थर्ड पॉइंट को फिर लिखना है। इसी तरह सारी स्लाइड्स में आप लोग को इसी तरह से आगे बढ़ना है। और फिर इस तरह आगे क्यों बढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जैसे क्वेश्चन पूछूंगा कि डिफाइन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स गिविंग 3 पॉइंट्स, ओके। तो आप लोग को फिर क्या करना है, आप लोग को यही 3 पॉइंट लिख देने हैं। तो आप लोग का क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो आपको इस तरह से ही आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जैसे लॉकडाउन है तो हम लोग अभी स्कूल, जब तक गवर्नमेंट कोई SOP या कोई ऑर्डर नहीं देती तब तक हम लोग स्कूल में तो पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो हम लोग को क्या घर पे ही अच्छे से पढ़ना है ना। चलिए, अब थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या है, उस पर आते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या है, 6 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर। और जो फूड होता है, हम फूड क्यों लेते हैं, क्योंकि फूड का कोई रिक्वायरमेंट होता है ना। जैसे हम फूड लेते हैं तो फूड तो चलो हम लोग का एक कंबाइंड फॉर्म हो गया, उसमें हर चीज़ है। अब वो हर चीज़ क्या क्या है जो हम लोग की बॉडी के लिए, हम लोग का बॉडी फूड तो लेता है, लेकिन डायरेक्टली फूड हर जगह पे नहीं जाता है ना। फूड फिर टूटता है,
फूड क्या होता है, फूड का वो टूटता है, तो फूड टूटता है किस किस में है, बेसिक मेजर कंपोनेंट्स में टूटता है, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट्स हुआ, प्रोटीन्स हुआ, विटामिन हुए, मिनरल्स हुए और वाटर। तो ये हम लोग इसी तरह इन जब ये सब सारे अलग हो जाते हैं फूड से, हम एक प्रोसेस होती है, जब प्रोसेस हुआ उसने कम जो कार्बोहाइड्रेट हुए, प्रोटीन्स हुए, इन सबको क्या करता है, एब्जॉर्व करते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डाइजेशन के टाइम पे एब्जॉर्व करते हैं, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट, जहाँ भी फैट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ फैट पहुँच जाता है, जहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ प्रोटीन पहुँच जाता है, इसी तरह वाटर मिनरल्स पहुँच जाते हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं जो फूड है हम लोग का, फूड ये सारे जो मेजर कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उसका एक कंबाइंड लंप है। तो जो कंबाइंड जो हम लोग का लंप है, जब हम लोग सारा जो लंप होता है वो डायरेक्टली ले लेते हैं, और फिर लेने के बाद डाइजेशन के टाइम पे ये सारे जो इंपॉर्टेंट इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर जैसे अपन लोगों ने 3 या 4 स्लाइड देख ली या 5 स्लाइड देख ली या 10 मिनट के लिए पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है, ऐसे मान लो समझ पढ़ने में मुझे मन नहीं लग रहा है या थोड़ा कुछ करना है, थोड़ा अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा है, तो वीडियो पॉज कर देनी है। वीडियो पॉज करके 10-15 मिनट बाद अपना जैसे खाना खाना है, खाना खा लिया, पानी पी लिया, और जिस तरह इस क्लास में होता है कि क्लास में आप पानी पीने जाते हैं, वाटर के लिए जाते हैं, उस तरह अपना जो भी आपको करना है वो बीच में कर वीडियो पॉज करो, करके आ जाओ और फिर अपना फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो चैप्टर तो क्या होता है, जैसे चैप्टर तो धीमे धीमे पढ़ाते हैं, तो धीमे धीमे पढ़ाने में क्या होता है 4-5 दिन लग जाते हैं चैप्टर पढ़ाने में। अब मैंने तो ये बना दिया है, अब बनाने के बाद अब ये आप लोग को देखना है कि आपको किस तरह इसको लेना है। अगर आपको मन है 5-10 मिनट पढ़ने का, 10 मिनट पढ़ लिया, 20 मिनट पढ़ने का मन है 20 मिनट पढ़ लिया, तो इसी तरह आपको ये चैप्टर ख़त्म करना है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में ख़त्म करना है। अगर एक ही बार में ख़त्म करना है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर एक बार में ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो 2 बार में ख़त्म करो, 2 बार में ख़त्म नहीं कर पाया तो 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं, 3 बार से ज़्यादा नहीं टाइम नहीं लेना चाहिए। जैसे आपने एक बार देखा, 15 मिनट देख लिया, 10 मिनट देख लिए, फिर थोड़ा गैप दिया 10 मिनट का, फिर देख लिया, फिर 10 मिनट का गैप दिया, और फिर बाकी बचा फिर देख लिया। ठीक है ना। चलिए, हम लोग का दूसरा स्लाइड क्या है, हम लोग का दूसरा स्लाइड है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, कम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग जो फूड लेते हैं तो वो क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जो वो हम लोग डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो जो फूड होता है वो तो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उसमें। तो जो फूड और जो हम लोग के जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स हुआ, ये हम लोग के क्या है, सिंपल मतलब ये टूट जाते हैं वो सब्सटेंस होते हैं। तो कम्प्लेक्स सब्सटेंस हम लोग की बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है। जो हम लोग फूड लेते हैं वो समझ लो कम्प्लेक्स सब्सटेंस हुआ, फूड कम्प्लेक्स सब्सटेंस हुआ। अब फूड कम्प्लेक्स सब्सटेंस हम लोग की बॉडी डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर पाती है, इसलिए वो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स में जो यूजेबल होते हैं बॉडी के लिए, उनमें उसको तोड़ के रख लेती है और फिर एब्जॉर्ब करके जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँचा देती है। ठीक है, चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जैसा कि मैंने बताया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इस प्रोसेस को, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डाइजेशन कहते हैं। स्टमक and the small intestines are the various glands such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juice। अब जैसे जो हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो फूड हुआ, फूड को डाइजेस्ट करेंगे, मतलब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो ये जो डाइजेशन होता है, अब ये डाइजेशन इस तरह से तो हो नहीं पाएगा, जैसे कोई भी चीज़ होती है तो डाइजेस्ट तो होने पाएगा, उसके लिए कुछ उसको कैटलिस्ट तो ज़रूरी पड़ेगा, चाहिए पड़ेगा ना कैटलिस्ट। तो हम लोग को कैसे, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो रोटी खाते हैं तो क्या उसके साथ कुछ खाते हैं ना, ऐसे कुछ खाते हैं तो हम लोग क्या कुछ उसका अंदर जा खाने की बाद एक सलाइवा होती है ना सलाइवा, वो हम लोग के हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाती है, तो हम लोग का यहाँ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये जो होते हैं, तो ये डाइजेशन के लिए ये एसिड्स होते हैं, एसिड बहुत ही फीबल एसिड होते हैं, माइल्ड एसिड्स होते हैं, जो हार्म नहीं करते हैं, हम लोग बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये जो एसिड्स होते हैं और ये जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ये हम लोग की बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूस रिक्वायर्ड होते हैं। अब काफ़ी सारे अलग अलग टाइप से ग्लैंड होते हैं, जैसे पेनक्रियास ग्लैंड, ये भी एक टाइप का डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। हमारा
जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह में होते हैं, ये भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। स्टमक में भी डाइजेस्टिव जूस होता है, हमारे इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। ठीक है, तो इस तरह से सारे जो पार्ट होते हैं, जितने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट जो होते हैं, आगे आपको बताऊंगा मैं। तो जितने ये पार्ट होते हैं, ये अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस के लिए। डाइजेस्टिव प्रोसेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस के लिए। ठीक है, हो गया था, हम लोग डाइजेस्टिव जूस तक पहुंच गए थे। चलिए मैं मार्कर ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। उसके बाद क्या है, डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट कर देती है। तो जब अब देखो उसके आगे क्या लिखा हुआ है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो अलग अलग टाइप के जो जितने भी जो सिस्टम्स होते हैं, जितने भी ये सारे ग्लैंड्स होते हैं और जितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इनको डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी आर डेफिकेटेड या डेफिशिएटेड, कुछ ही बोल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप डिपेंड करता है, ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ कर रहे हैं या अमेरिकन एक्सेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का क्या है, जो अब जैसे हम लोगों ने जो फूड लिया, फूड से ले लिया हम लोग का, फूड में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। चलो आपको इसमें इस तरह से एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हम लोग का जो हम लोग जब जूस निकालते थे, अनार का जूस निकालते हैं या मौसम्मी का जूस निकालते हैं, तो क्या करते हैं, मौसम्मी का जो छील के मौसम्मी को छील देते हैं। अब मौसम्मी को छीलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडर में डालते हैं ना, जो उसका जूस निकालने वाले जो मशीन होती है, जो जूस निकालने वाली मशीन होती है, इसमें हम जैसे हम लोगों ने मौसम्मी को डाल दिया, अनार को डाल दिया, तो इसके बाद क्या होता है, इसका ये होता है कि जो हम लोग का जो जूस होता है वो तो एक जगह से निकलता जाता है। तो जूस को आप एनालॉगस कर सकते हैं किससे, हमारे जो सिंपल सब्सटेंस जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब। ठीक है, और जो अनयूज्ड होता है, अनयूज्ड मतलब जो बाकी का होता है, जो जूस निकल जाता है मौसमी से, और फिर जो अनयूज्ड होता है, जो हम लोग का जैसे जूस तो निकल गया, बाकी का जो अनयूज्ड हिस्सा होता है, जो हम लोग का जो पल्प बचता है वो निकल जाता है। तो यही जो क्या होता है, तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड हो गया, ये हम लोग का क्या है, रिक्वायर्ड जूस रिक्वायर्ड है। इसको हम लोग क्या एनालॉगस कर सकते हैं किससे, सिंपल सब्सटेंस। तुम्हारे सिंपल सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी है। अब वो कौन कौन से होते हैं, जो मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और फैट्स, है ना। और जो अनयूज होता है वो क्या होता है, निकल जाता है, डेफिकेटेड। ठीक है, इसी प्रोसेस क्या कहते हैं, डेफिकेटेड, या क्या कहते हैं, इजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन। फूड को लेना बॉडी के अंदर, वो क्या कहते हैं, इंजेशन। और फूड को एक्सक्रीट करना, डेफिकेट करना, इसको क्या निकाल देना, इसको क्या कहते हैं, एक्सजेशन या इजेशन, है ना। ये आपको बाद में आगे पता चलेगा। ठीक है, चलिए थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड क्लियर, थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। द फूड पासेस थ्रू कैनल, ये फिगर बना हुआ है, चलो मार्कर ले लेता हूँ। ये जो फिगर बना हुआ है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको दिखा रहा है ना। तो इसमें लगा हुआ फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एट द एनस। तो जो बकल कैविटी क्या है, ये बकल कैविटी मतलब ये मुंह में, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे फूड को क्या लेते हैं, और फिर यहाँ से पूरा डाइजेस्ट होते हुए चलाया डाइजेस्ट होता हुआ, और फिर यहाँ से एनस के थ्रू यहाँ पे ये एक्सक्रीट हो जाता है ना। समझ में आ गया। अब ये कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है बकल कैविटी, ये। फिर उसके बाद क्या आता है, फूड पाइप, ये जो फूड जहाँ से फूड जाता है स्टमक के लिए पास, फूड हम लोगों ने फूड मुंह में फूड हम लोग खा लेते हैं, तो मुंह में फिर सलाइवा उसमें मिक्स हो जाती है। फिर उसके बाद फूड पाइप के थ्रू, या उसको ऊसोफेगस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊसोफेगस, इसके थ्रू। अब एक डिफरेंस होता है, जो हम जहाँ से खाना खाते हैं उसको बोलते हैं, उस पाइप को बोलते हैं ऊसोफेगस, और जहाँ से सांस लेते हैं उस पाइप को बोलते हैं क्या, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ये आपको आगे पता चलेगा क्लास 9th में या क्लास 10th में। तो फूड पाइप के थ्रू अब हमारा फूड आ जाता है स्टमक में, यहाँ पे। अब स्टमक के बाद यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं इसको अलग अलग जगह से, और फिर ये स्टमक के बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये कहाँ जाता है, जो बाकी बचा हुआ जो फूड होता है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो जाता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में बाकी का हमारा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो रिक्वायर्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और बाकी का जो अनयूज्ड सब्सटेंस हो जाता है वो हम लोग का बाहर एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। चलिए मैंने ये तो बता ही दिया है डायग्राम। अब ये डायग्राम अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, इसका फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो क्या, स्नैपशॉट ले लेना,
और फिर इसके थ्रू आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कभी मान लो जैसे क्वेश्चन में पूछा मैंने कि स्टमक के बाद क्या आता है, या मैंने मान लो पूछ ही लिया कि पेज पे इसका डायग्राम बना के बताओ, जैसे मैं पूछूंगा नहीं, काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये डायग्राम, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है, किसके बाद क्या आता है। जैसे मैं पूछ सकता हूँ बकल कैविटी के बाद क्या आता है, पूछ सकता हूँ ना। फूड जैसे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बकल कैविटी के बाद क्या आता है, ऑप्शन दे दूंगा सेलेवरी ग्लैंड, स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा, व्हाट इज दैट ग्लैंड विच कम्स जस्ट आफ्टर बकल कैविटी, और ये 4 ऑप्शन दे दूंगा, तो आपको क्या आंसर देना पड़ेगा, सेलेवरी ग्लैंड, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो हम लोग जब फूड लेते हैं किसके थ्रू लेते हैं, अपने माउथ के थ्रू लेते हैं। तो हम लोगों ने माउथ में हम लोगों ने फूड को रख लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, च्यू करते हैं। तो हम लोग का पॉइंट, सेकंड पॉइंट, वी च्यू द फूड विद टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस। तो इसीलिए कहा जाता है कि फूड को 34 टाइम्स, मिनिमम 34 टाइम्स इसको च्यू करना चाहिए। क्यों च्यू करना चाहिए, अगर हम लोग मुंह में इसको च्यू कर लेते हैं तो हमारा जो स्टमक में होता है, स्टमक में हम लोग को चाहिए होता है कि स्टमक में छोटे से छोटा जो पीस है, छोटे से छोटा मतलब एकदम महीन। तो उससे क्या होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनको दिक्कत नहीं होती है क्या करने में, कन्वर्ट करने में। नहीं तो अगर हम लोग अच्छे से इसको च्यू नहीं करते हैं तो क्या होता है, स्टमक को ही हमारे जो बाकी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसी को करना पड़ता है, इसको ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस भी और फिर डाइजेस्ट करने का प्रोसेस भी। तो ये उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा जो फूड जिसको मैकेनिकली ब्रेक डाउन करना होता है, जो हम लोग रोटी खाते हैं इसको चबाना पड़ता है छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करने के लिए। तो उससे क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, बाकी का स्टमक हुआ, इन सब पे ज़्यादा बर्डन नहीं आता है। तो ये अपना अच्छे से वर्क करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट होते हैं इसके, तो ये कुछ पार्ट होते हैं, ये इंसिजर, फिर ये प्रीमोलर और ये मोलर। ये टाइप होते हैं, कहाँ पे किस टाइप का दांत होता है, ये यहाँ पे होते हैं ये वाले जो कैनाइन होते हैं जो वो इसके इंसिजर के अगल बगल में होते हैं, और जो हमारे इस लास्ट में मोलर होते हैं उनके बीच में होते हैं प्रीमोलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने फूड तो हम लोगों ने इसको चबा लिया, च्यू कर लिया, अच्छे से मैकेनिकली ब्रेक डाउन कर दिया, अच्छे से छोटे छोटे इसको पीसेस में ब्रेक डाउन कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, जो फूड हम लोग का होता है वो जाता है ऊसोफेगस में, ये हम लोग का फूड कहाँ जाता है, ऊसोफेगस में। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और ऊसोफेगस। तो ये हम लोग का फूड पाइप है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊसोफेगस ही बोलते हैं। फिर द फूड रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। तो जो ऊसोफेगस होती है वो हमारे माउथ से आती है नेक, फिर नेक से चेस्ट, और फाइनली ये कहाँ पे जाकर कनेक्ट हो जाती है, स्टमक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टमक क्या होता है, चलिए मार्कर ले लेते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जैसे हम लोग का जो स्टमक होता है फूड पाइप के, हमने च्यू किया माउथ में, फिर फूड पाइप या ऊसोफेगस के थ्रू हम लोग के स्टमक में फूड आ चुका है। और जो फूड है वो डाइजेस्ट पूरे अच्छे से मिक्स च्यू हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है उसका अच्छे से, और ये हमारे कहाँ पे फूड पाइप के थ्रू थोड़ा डाइजेस्ट भी हो गया, और फाइनली हमारे स्टमक में ये आ चुका है। तो अब क्या होता है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, पहला पॉइंट, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब ये 3 चीज़ें होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने में, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करने में, पहली प्रोसेस में या पहली या दूसरी प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं, पहली दूसरी ना कहें तो अच्छा, इनिशियल प्रोसेस में, इनिशियल स्टेज में ये हम लोग के लिए फूड के लिए कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल या एसेंशियल होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, सेकंड पॉइंट, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो जो हम लोग का म्यूकस होता है, अब ये हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया, माइल्ड होता है, फीवल होता है, बहुत ही माइल्ड होता है, और ये डाइजेस्टिव होता है, लेकिन फिर भी एसिड है तो हम लोग को ये स्टमक को दिक्कत कर सकता है। इसलिए जो म्यूकस होता है हम लोग की स्टमक की जो लाइनिंग होती है, स्टमक की लाइनिंग होती है, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। Second point, the acid kills many bacteria that enters along with the food and makes the medium in the stomach acidic। तो जो एसिड हम जो आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, डाइजेस्टिव जूस आते हैं, तो क्या करते हैं ये, जैसे हमने जो फूड खाया, ठीक है, और उसमें कुछ बैक्टीरियाज हुए, तो क्या करता है, जो फूड में साथ जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड उसको किल कर देता है,
और मीडियम जो होता है उसको एसिडिक बना देता है। एसिडिक बना दिया, अब एसिड बना दिया तो हम लोग का डाइजेशन क्या हो जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस तेज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, तो हम लोग का म्यूकस हो गया, डाइजेस्टिव एसिड हो गया। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब डाइजेस्टिव जूस जो स्टमक में होता है, डाइजेस्टिव जूस जो स्टमक में होता है, अलग अलग जगह से डाइजेस्टिव जूस आते हैं, तो जो स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस आता है वो क्या करता है, प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस। जो प्रोटीन होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हम लोग का ये 3 पार्ट हो गया, स्टमक हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने फिर से बताया है, देखिए। तो ये हम लोग का स्टमक से यहाँ पहुँच गया। अब कहाँ था, बकल कैडी हो गया, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, ऊसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस और होती है, एक पार्ट और होता है, पेनक्रियास होता है ना। तो पेनक्रियास जो होता है वो भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। किसके लिए, डाइजेशन के लिए ऑब्वियसली। चलो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया हम लोग का फूड। तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड। कॉइल्ड इन द सेंस, मतलब जो हम लोग की कॉइल होती है ना घर पे, जैसे गोल 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 गोल, स्पायरल नहीं, मतलब स्पायरल को जैसे हम लोग दबा दें, प्रेस करते हैं, है ना, ऊपर से, तो क्या हो जाएगी, कॉइल बन जाता है। तो जो कॉइल बन जाएगा, कॉइल कैसे होता है, बना के देखो, जैसे कॉइल है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। हम लोग के पेट में कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया क्या, कॉइल शेप। और इसकी कितना लंबाई होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग। अब आपको एक बात बताऊंगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, लेकिन जो लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है वो केवल 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है, ज़्यादा है, इवन 5 टाइम्स ज़्यादा है। लॉन्ग इंटेस्टाइन केवल 1.5 मीटर लॉन्ग है, स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग है। फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है। डायमीटर मतलब, डायमीटर तो आप जानते ही होंगे क्लास 7th में। तो जो डायमीटर जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा होता है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ना कि इसको लेंथ से मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ से मेजर करते हैं, लेकिन जो नाम इसका होता है वो किसकी वजह से दिया गया है, इसके डायमीटर की वजह से। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड द पेनक्रियास। जैसे मैंने बताया था ना, पेनक्रियास भी सीक्रेट करता है जूस को, डाइजेस्टिव जूस को, लीवर भी सीक्रेट करता है। बिसाइड्स इट्स वॉल्स ऑल्सो सीक्रेट जूस, और जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल से भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ से जूस आता है, लीवर से आता है, पेनक्रियास से आता है, और खुद भी ये डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है। चलिए अब ये पॉइंट आ गया लीवर का। तो लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द वुमन एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो लीवर जो होता है वो कुछ रेडिश ब्राउन का होता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये ग्लैंड जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये अपर पार्ट, जैसे जो हम लोग का चेस्ट के पास होता है, चेस्ट के थोड़ा अगल बगल में, उसी में राइट साइड पे, एब्डोमेन की राइट साइड पे ये लीवर हम लोग का सिचुएटेड होता है, मतलब यहाँ पे होता है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। सॉरी नहीं, लीवर नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली ये लीवर का पॉइंट अलग आ गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको ये एकदम से अलग है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग का लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है, लार्जेस्ट इन द सेंस लेंथ वाइज, हम लोग को लार्ज बोल रहे हैं तो लेंथ वाइज। ठीक है, यहाँ पे तो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, 7.5 मीटर लॉन्ग, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो केवल होती है 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गया। इसको लीवर से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ये लीवर के जस्ट बाद ये पॉइंट दिया गया है, तो इसको लीवर से कंफ्यूज ना करें आप लोग। मुझे नहीं पता ये पॉइंट, ये लीवर वाला कहाँ से आ गया, लेकिन ये पॉइंट आप लोग अलग से लिख लेना। ठीक है, लीवर के लीवर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, अपर पार्ट होता है एब्डोमेन में होता है, राइट साइड की ओर पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन का ये हो गया, दूसरा पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन का ये होता है, थर्ड पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन का ये हो गया। अब ये फोर्थ पॉइंट, इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर। द बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो ये हम लोग का ये लास्ट पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है इट सीक्रेट्स बाइल जूस। तो ये किसका पॉइंट है, ये लीवर वाले का पॉइंट है ना। ये किसका पॉइंट है, लीवर का पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या है, इट सीक्रेट्स बाइल जूस। तो जो हमारा लीवर होता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कहाँ जाता है, एक सैक होता है, मतलब एक पाउच टाइप पर जगह होती है, गैल ब्लैडर या गाल ब्लैडर भी बोलते हैं, गाल ब्लैडर, वहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाता है। अब जो
लीवर से आता है जो हम लोग का जूस, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और इसके पहले मैंने कहा था जो स्टमक में जो जूस आता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और ये क्या करता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किसका है, लीवर का, और बाकी के 3 पॉइंट किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज क्या होती है, पैनक्रियाज एक क्रीम कलर होता है, ग्लैंड होता है, क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड होता है, और ये कहाँ होता है, जस्ट बिलो द स्टमक। ठीक है, ये कहाँ होता है, जस्ट बिलो द स्टमक। दूसरा पॉइंट क्या है, द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो हम लोग का स्टमक में जो हो गया, क्या हो गया, प्रोटीन्स का हो गया। यहाँ पे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, फैट्स का हो गया। और जो पैनक्रियाटिक जूस आता है पैनक्रियाज से, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करता है इन द सेंस सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कार्बोहाइड्रेट, अब ये कार्बोहाइड्रेट का देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, इसमें क्या, इसको इतना क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये जो ब्रेक हो जाता है सिंपलर शुगर में, सच एज ग्लूकोज, फैट्स एंड फैटी एसिड। आप बस अभी यहाँ पे ये नाम याद रख लीजिए आप लोग, ग्लूकोज हुआ, ग्लिसरॉल हुआ, फैटी एसिड, ये नाम आपको अच्छे से पता चलेंगे क्लास 9th में और क्लास 10th में इसके बारे में। ठीक है, आगे बस ये आप लोग याद रख लीजिए। ग्लूकोज एक होता है सिंपलर शुगर का टाइप होता है ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, और प्रोटीन का एक टाइप, प्रोटीन से जो होते हैं अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड 9 टाइप्स के होते हैं मेनली, कहीं इसको एक्सटेंड करते हैं तो 12 टाइप्स के भी अमीनो एसिड होते हैं। उसके बारे में भी आपको कहाँ पता चलेगा, क्लास 10th में और क्लास 12th में। ठीक है, तो अभी बस आपको ये पॉइंट रखना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है सिंपलर शुगर्स में। सिंपलर शुगर्स के क्या क्या टाइप होते हैं, ग्लूकोज। फैट्स के क्या टाइप होते हैं, फैट्स हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, काहे में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल से धीमे धीमे आपको सब लोग को समझना है अच्छे से। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब जब हम लोग का ग्लूकोज शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट से हमारा सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है। अब ग्लूकोज का क्या होगा, जो ग्लूकोज हम लोग का होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करता है, ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा इसको क्या करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में डिसोशिएट हो जाता है। या डिसोशिएट इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज का जब वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हम लोग का ये प्रोडक्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो वाटर तो हम लोग का यूटिलाइज हो जाता है शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अपने नॉस्ट्रिल्स से छोड़ देते हैं या अपने माउथ से छोड़ देते हैं स्मॉल अमाउंट, और जो एनर्जी क्या होती है हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी, क्योंकि ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग का ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज से हम लोग का किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, जो क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का अब इसके बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में तो पढ़ लिया कि क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, क्या क्या कौन कौन सा जूस होता है, कहाँ से जूस आता है, और इसमें क्या मेनली कौन सी चीज़ हम लोग का डाइजेस्ट होती है। ठीक है, अभी ऑब्जॉर्प्शन कैसे होता है, चलिए पहला पॉइंट, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, अब जो मतलब फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है, तो जो डाइजेस्टेड फूड तो होता है, डाइजेस्टेड फूड हम लोग का सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका होता है। सिंपल सब्सटेंस में जब कन्वर्ट हो चुका होता है तो जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये फूड में से वो सब्सटेंस या वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड वेसल में इसको पुश कर देती है। पुश करने से अभी जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पूरे शरीर में पहुँच जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। पता नहीं मैंने इन सारे जो स्मॉल पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, इनको मैंने हाईलाइट किया था, यहाँ पे हाईलाइट क्यों नहीं दिखा रहा है, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, मैं खुद ही हाईलाइट कर दूँगा हमारे तरफ से। दूसरा पॉइंट क्या है, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल। जो सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं वो कहाँ, ये ब्लड वेसल के थ्रू। ब्लड वेसल क्या होती है, जो हमारी वेन्स होती हैं, जहाँ से हम लोग का खून निकलता है, जो खून जाता है, तो इनमें क्या होता है, ये हमारा एब्जॉर्ब होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ये हमारे ब्लड वेसल में चला जाता है। अब ब्लड वेसल से ये कहाँ जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन।
है ना। क्या हो गया ये हम लोग के, एक मिनट, क्या यहाँ पर दिक्कत आ गई। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। इसको जो हम लोग का यहाँ पे जो ब्लड वेसल से हम लोग का ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूट्रिएंट्स ऑर्गन्स में, फिर ऑर्गन्स में जहाँ पे ये रिक्वायर्ड होते हैं इसको फिर स्टोर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रोटीन्स जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होते हैं पहुँच जाते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के बाद, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, इससे मैं क्वेश्चन भी जैसे देख सकता हूँ व्हाट इज एसिमिलेशन, तो आपको ये पॉइंट पूरा लिख देना है। ठीक है, समझ में आया। रेस्ट ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल। तो हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा सब्सटेंस जो है, हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो चुके। अब एब्जॉर्ब होने के बाद ये जहाँ कहाँ पुश कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ पुश हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल से ये लोग कहाँ जाते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड। अब ये कहाँ पहुँच गए। ठीक है, पहुँचने के बाद क्या होगा, जो ये सब्सटेंस है, जो न्यूट्रिएंट्स है, ये क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। तो हमारे बॉडी में कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर हुआ जब बॉडी में, कोई टिश्यू हुआ, कोई उसको रिपेयर की ज़रूरत है, तो उसको जब स्ट्रक्चर बनाना होगा तो क्या कुछ रिक्वायरमेंट होगी, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यही वो रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये हम लोग के उस ऑर्गन में पहुंच जाती है, उसमें रिपेयर हो जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड दैट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है या एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो हमारा कहाँ पहुँच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो बाकी का होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में बाकी का जो बचा एब्जॉर्ब होने के बाद बाकी बचा हुआ जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फाइनली जो अनयूज्ड और अनयूटिलाइज्ड जो बचा रह जाता है वो हमारा कहाँ, हमारा एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, चलिए डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस से और दूसरे टाइप के एनिमल्स से डिफरेंट होता है। ये क्या करते हैं, ये सहीदार नहीं खाते हैं। अब जैसे हम लोग का जो काऊ होती है, ये काऊ क्या करती है, काऊ ग्रास खाती जाती है और फिर ये क्या करती है, एक जगह पे इसको स्टोर कर लेती है ग्रास को। कहाँ पे स्टोर कर देती है, र्यूमन में। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट है। तो दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन या रूमन। तो ये इस जगह पे ग्रास को स्टोर कर लेती है। और क्या होता है वहाँ पे, स्टोर तो कर लिया, ठीक है, अब वहाँ पे भी इसके कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो हमारा जिसकी ग्रास होती है उसके ऊपर क्या होता है, ये डायरेक्टली पर्टिकुलरली और इस पर क्या करते हैं, वर्क होता रहता है। और ये क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब आधा डाइजेस्ट हो जाता है। आयरस ज़्यादा हो जाता है तो ये किस टाइप का बन जाता है, कर्ड। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है जो ग्रास से बनने के बाद, इसको क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। अब ये जो कर्ड होता है, अब ये कर्ड जो स्मॉल लम्स में जो हमारी काऊ है, काऊ के मुंह में आता जाता है। ठीक है, स्मॉल कर्ड। अब ये क्यों आता जाता है, जैसे मान लो ठीक है ये वहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट हो गया। अब जो पार्शियली डाइजेस्ट इसलिए हो गया क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से डायरेक्ट जाता तो ये पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो इसीलिए इसको स्टार्टिंग में डाइजेस्ट करना पड़ा। डाइजेस्ट हो गया, पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, अब ये मुंह में आएगा काऊ के। ठीक है, एक बार मुंह में खा लिया उसने, स्वेलो कर लिया और ये ह्यूमन में जाके स्टोर हो गया। ह्यूमन में स्टोर होने के बाद ये ह्यूमन में उसको पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, कर्ड बन गया। अब ये कर्ड फिर से अंदर से ह्यूमन से फिर से माउथ में आएगा गाय के या हमारी काऊ के, और फिर यहाँ पे भी क्या होगा, फिर ये उसको च्यू करेगी। ठीक है, च्यू करेगी। च्यू करने के बाद ये स्मॉल जो नर्व्स होते हैं ये च्यू करते रहते हैं और फिर इसकी डाइजेशन प्रोसेस सिमिलरली इसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जाती है उसकी इसोफेगस से जाती है और फिर इसमें स्टमक में जूस सेक्रेट होते हैं, तो इस तरह होती है। तो एनिमल्स में, जो ह्यूमंस में और ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, ये स्टार्टिंग का एक स्टेप डिफरेंट हो जाता है, एडिशनल स्टेप होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। क्यों होता है, क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज सारे एनिमल्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ पर्टिकुलर ही होते हैं जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ये एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, वही डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसीलिए जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन लोगों को ये एडिशनल टाइप के कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर नहीं होगी तो ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और उनकी बॉडी में कोई डिफ़िकल्टी या रेगुलरिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है ना, चलिए। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस होती है, ग्रास को डायरेक्ट स्वेलो करना, रीमन में जाना, कर्ड में, फिर कन्वर्ट हो जाना, कर्ड में बाद फिर से च्यू करने के बाद फिर इसके ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। और इन
जो है ये एनिमल्स होते हैं जो स्टार्ट में ये जो प्रोसेस करते हैं वो क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स। और फिर इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है, सिमिलर होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अमीबा, ठीक है, अमीबा क्या होता है, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड एनिमल, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग ह्यूमंस होते हैं, गाय होती हैं, काउस, बफेलोज और जितने भी होते हैं, ये क्या होता है, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। कण में काफ़ी सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। लेकिन जो हमारा अब सेल क्या होता है, सेल से टिश्यू, ये टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से बॉडी। लेकिन जो एमीबा होता है इसमें केवल सिंगल सेल होता है, केवल एक सेल होता है, और एक सेल की हेल्प से ही ये पूरा अपना हर चीज़ करता है, डाइजेशन करता है, इंजेक्शन करता है, एक्सक्रीशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, हर चीज़ उसी से करता है ना। तो ये क्या होता है, अब इस पर इसका प्रोसेस कैसे होती है, इसकी डाइजेशन की, इसकी खाना खाने की, ये क्या करता है, इट पुशेस, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये एमीबा होता है, ये बहुत ही इरेगुलर शेप, उसका कोई शेप नहीं होता है। जैसे वो जेली होता है ना, जेली क्या होता है, जेली का जैसे आप कोई जेली है, जेली को अगर आप लोग दबा देंगे ऊपर से तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, अगर आपने साइड से दबा देंगे तो चेंज हो जाएगा, आप दबा देंगे उसको ऊपर से दबाएंगे तो शेप चेंज हो जाएगा। ऐसे ये बहुत ही लूज टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो अपना शेप चेंज करता रहता है। तो इसमें क्या करता है, जब इसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बढ़ाता है। आगे बताता हूँ, ये देखिए, ये है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये बढ़ाता है, और जब यहाँ पे अगर कोई फूड होगा तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको क्या कर लेगा, एंगल्फ कर लेगा, और फिर क्या करने का, एंगल्फ करने के बाद ये इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगा बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये इसको एक एंगल्फ, इसको जैसे यहाँ पहुँच गया। अब इसमें ये बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ हुआ होगा, ठीक है, देखो इसको मैं बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल हुआ होगा, इसने एक प्रोजेक्शन निकाला, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडियम, ठीक है, स्यूडोपोडियम। अब स्यूडोपोडियम ने इसको क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने के बाद जो फूड पार्टिकल होता है ये इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया। ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या होता है, एक फूड वैक्यूल बनाता है अमीबा, फूड वैक्यूल इस तरह से, ठीक है। ये फूड वैक्यूल, ये वाइट है, ये फूड वैक्यूल बना लिया। अब फूड वैक्यूल में क्या होगा, इसका पूरा डाइजेशन होगा, इसमें जूस मिलेंगे, सी डाइजेस्टिव जूस सारे हो जाएंगे। अब जब इसको पूरा इसको से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे न्यूट्रिएंट, सारे जितने भी इसको रिक्वायरमेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इसको पता चल जाएगा कि अब ये मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सक्रीट कर देगा। तो ये क्या है, इजेस्टेड वेट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। फूड को जो अनरिक्वायर्ड फूड, नॉट रिक्वायर्ड फूड होता है, उसको निकाल देने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, इजेशन, ठीक है। ये इजेस्टेड वेस्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग का क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन का डाइजेशन, फिर हम लोगों ने पढ़ा किसका डाइजेशन, ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन, और फिर फाइनली हमने किसका डाइजेशन पढ़ा, अमीबा का डाइजेशन। यही क्लास 7th के लिए इम्पोर्टेंट है, यही आपका सिलेबस है, ठीक है। चलिए, तो आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 साइंस का कंप्लीट हो गया है। मैथ्स में भी आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 2 और आपकी रिवीजन भी हो चुका है, आपका रीडर भी हो चुका है, आपका SST का भी चैप्टर हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको श्योर करें कि आप सारे चैप्टर पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारे चैप्टर आपको याद रहने चाहिए। अगर याद नहीं रह रहे हैं, आपको याद में दिक्कत आ रही है, तो फिर से वीडियो जाके देखना है, क्योंकि वीडियो की लिंक तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन देने के बाद आपको ये जितना मैंने पढ़ाया है सारे अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।